बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है साइमल्टेनियस टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस। इससे पहले हमने टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन भी पढ़ी और उसको सॉल्व करना भी सीखा। और आज हम देखते हैं कि साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस पी डी एक्स पी वन डी एक्स प्लस क्यू वन डी वाई प्लस आर वन डी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, पी टू डी एक्स प्लस क्यू टू डी वाई प्लस आर टू डी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। आपको याद है जो आपने साइमल्टेनियस डिफरेंशियल टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, वो किस फॉर्म की थी? पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, जिसमें पी क्यू आर एक्स वाई जेड के फंक्शन थे। तो अब चूँकि साइमल्टेनियस टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़नी है तो आपने दो इक्वेशंस लिखनी है, पी वन डी एक्स प्लस क्यू वन डी वाई प्लस आर वन डी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, पी टू डी एक्स प्लस क्यू टू डी वाई प्लस आर टू डी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर तो ये दोनों इक्वेशंस इंटीग्रेबल हैं और इनके सॉल्यूशंस आप लहदा मालूम करते हैं तो आपके पास ये दोनों सॉल्यूशन जो हैं इन डिफरेंशियल इक्वेशंस के साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगे वो। लेकिन अगर इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशंस में से कोई एक इंटीग्रेबल नहीं है या दोनों इंटीग्रेबल नहीं है तो फिर बेहतर होता है कि इसको इस फॉर्म में लिख लिया जाए। डिटर्मिनेंट वाला मेथड याद है आपको? डी एक्स जब आप लिखेंगे डिफरेंशियल की फॉर्म में तो आप ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आएगा? क्यू वन आर टू माइनस आर वन क्यू टू, फिर माइनस डी वाई आ जाएगा और ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, पी वन आर टू माइनस आर वन पी टू। वन नहीं ना, अभी डी जेड भी पड़ा हुआ है ना हमारे पास, ठीक है ना, वो डी जेड है। तो फिर ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, पी वन क्यू वन माइनस सॉरी पी वन क्यू टू माइनस क्यू वन पी टू। और इसको आप इस फॉर्म में लिख लें, डी एक्स ओवर क्यू वन आर टू माइनस क्यू टू आर वन, और ये नेगेटिव साइन आप ऑब्जर्व करा दें नीचे, तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर पी टू आर वन माइनस पी वन आर टू, और ये फिर डी जेड पी वन क्यू टू माइनस क्यू वन पी टू। इस फॉर्म में आप उसको लिख लेते हैं जो हमारे पास साइमल्टेनियस टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इनको डिफरेंशियल फॉर्म में इस फॉर्म में आप लिख लेते हैं। इसके बाद दो मेथड हैं, एक ग्रुप मेथड ऑफ ग्रुपिंग और दूसरा मेथड है मल्टीप्लाइज वाला। मेथड ऑफ ग्रुपिंग में क्या करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। मेथड ऑफ ग्रुपिंग, इसमें ये जो डिफरेंशियल इस फॉर्म में जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है एक्चुअली वही है, ये जो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी दोनों को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, अब ये जो आप देखते हैं कि इसमें ये फर्स्ट टू आप समझ लें कि फ्रैक्शंस हैं और ये सेकंड टू एक्सप्रेशंस हैं। अगर इन तीनों एक्सप्रेशन में से किसी दो एक्सप्रेशन में कोई एक वेरिएबल मिसिंग हो या उसको आप कैंसिल कर सकते हैं तो फिर उसको पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये वाली फ्रैक्शन और ये वाली फ्रैक्शन इक्वल करके अगर आपका एक वेरिएबल या तो कैंसिल हो जाए या ना हो तो हम फिर उसको सॉल्व करके उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। सपोज करते हैं लेट जेड बी मिसिंग और कैन बी कैंसल्ड थ्रू एनी टू, इसको आप तो ये नंबर वन कर लें, एनी टू fractions of 2, then their solution
विल बी ऑफ द फॉर्म, क्योंकि z तो उसमें नहीं है ना, तो क्या आएगा फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू c1। यानी इन दो फ्रैक्शन में से फ़र्ज़ करें या z नहीं है या z को आपने एलिमिनेट कर दिया, तो फिर इन दोनों फ्रैक्शंस का जो सोल्यूशन आएगा वो x और y की फॉर्म में आएगा, कांस्टेंट तो आना ही आना है। फिर आप इन दोनों फ्रैक्शंस को पकड़ेंगे तो उसमें कोई और दूसरा वेरिएबल y या x मिसिंग है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर दो फ्रैक्शंस और लेते हैं और उनमें y मिसिंग है या कैंसिल हो सकता है, तो फिर हम उनका सॉल्यूशन लिखेंगे। सिमिलरली if y is missing or can be cancelled through other two fractions, then their solution will be of the form psi xz is equal to c2। ये जो इक्वेशन नंबर 3 और 4 आई हैं सॉल्यूशंस की, ये जो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनका सॉल्यूशन कॉन्स्टिट्यूट करेंगी दोनों। क्या मैं क्विकली इसको रिपीट कर दूं, ये साइमल्टेनियस टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, इनको आपने डिफरेंशियल्स की फॉर्म में इस तरह लिख लिया। अब आप ये दो फ्रैक्शंस ले लें, अगर इनमें एक वेरिएबल मिसिंग है, ज़रूरी नहीं कि z ही मिसिंग हो, ये ज़रूरी भी नहीं है कि आप पहली दो ही लेंगे। आप देखेंगे, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो अब ज़रा पता चलेगा आपको कि हम देखेंगे कि इस फ्रैक्शन और इस फ्रैक्शन में से अगर एक वेरिएबल आसानी से कैंसिल हो रहा है तो वो ले लेंगे, और जो वेरिएबल कैंसिल हो गया हुआ है उसको छोड़ के जो सॉल्यूशन आएगा बाकी दो वेरिएबल्स का आएगा। मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिया कि लेट्स सपोज इसमें से और इसमें से z कैंसिल हो जाता है, तो फिर जो सॉल्यूशन आएगा वो किस फॉर्म का आएगा, वो एक्स वाई की फॉर्म का आएगा। वो हमने सपोज कर लिया, ये आ गया, लेकिन ये कंप्लीट सॉल्यूशन अब नहीं होगा। ये तो आपने दो फ्रैक्शंस पकड़ी हैं, पूरी का तो नहीं सॉल्व किया। अब जाहिर बात है ये दो अगर आपने पकड़ी हैं तो अब आप ये और ये लेंगे या ये और ये लेंगे, दोबारा तो वो दो नहीं लेंगे। अब आप ये और ये ले रहे हैं या आप ये और ये ले रहे हैं और उसमें एक और वेरिएबल, फॉर एग्जांपल हमने अज्यूम किया कि y मिसिंग है, तो फिर उन दोनों का जो सॉल्यूशन आएगा उसमें y नहीं होगा, उसमें x z का फंक्शन होगा। और ये जो दो सॉल्यूशंस आएंगे ये कंस्ट्रक्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिस यही होगा ना, दोनों सॉल्यूशन जो हैं ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का या ये जो टोटल साइमल्टेनियस टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं इनका सॉल्यूशन कहलाएंगी। नहीं, वो इसी तरह लिख लें, इसमें सी वो चूँकि वो कांस्टेंट c1 है, वो कांस्टेंट c2 है। अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हो जाओगे आगे चल के हम चलेंगे कि c1 c2 की वैल्यूज निकाल सक रहे हो, तो फिर तो अलग इशू होगा। तो अभी तो इसी तरह इसको पहले मेथड देखें आप। ये एग्जांपल नंबर 7 है, सॉल्व dx और वाई स्क्वायर जेड dy इज इक्वल टू dy और एक्स स्क्वायर जेड इज इक्वल टू dz और वाई स्क्वायर एक्स। इस फॉर्म में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आई हुई है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये साइमल्टेनियस टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। देखिए ना, साइमल्टेनियस टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस को आपने इस फॉर्म में लिखा था, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने खुद से लिख के दे दिया। और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ मेथड ऑफ ग्रुपिंग। मेथड ऑफ ग्रुपिंग के लिए क्या था, जैसे उसके नाम से है कि हम इन दो को ले लें या इसको और इसको ले लें या तो मैं ये बता रहा था कि ये साइमल्टेनियस टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस को उसने इस फॉर्म में लिख के दिया हुआ है।
अब आपने करना ये था कि या तो इन दोनों को आप इक्वेट करें, या इसको और इसको इक्वेट करें, या इसको इसको इक्वेट करें। इक्वेट इस तरह करना है कि एक वेरिएबल जो है वो कैंसिल हो जाए या ना हो। मुझे ये लगता है कि अगर मैं इसको इसको ले लूँ तो z मेरा कैंसिल हो जाएगा। समझ आ रही? तो आप ये कंसिडर करते हैं dx ओवर वाई स्क्वेयर z इज इक्वल टू dy ओवर एक्स स्क्वेयर z। तो ये z कैंसिल हो गया, यहाँ से आपके पास क्या आ गया, dx ओवर वाई स्क्वेयर dy ओवर एक्स स्क्वेयर। इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट करेंगे, एक्स स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर डी वाई। अब अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करें, इधर एक्स स्क्वेयर डी एक्स और उधर इंटीग्रेशन करनी है वाई स्क्वेयर डी वाई, ये आ जाएगी एक्स क्यूब ओवर 3 इज इक्वल टू वाई क्यूब ओवर 3, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आप c1 क्यूब लिख लें, c1 ओवर 3। तो यहाँ से आपके पास आ जाता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू c1। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कर लें जो उसने दी हुई थी, और इसे इक्वेशन नंबर 2 कर लें। एग्जैक्टली जो हमने मेथड डिस्कस किया। मेथड में क्या कहा था कि इन तीनों में से दो आपने फ्रैक्शंस इस तरह से लेनी है कि एक वेरिएबल या तो हो ना या फिर कैंसिल हो जाए। आपने इन दो इक्वेशंस को लिया क्योंकि नज़र आ रहा था कि z कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास ये इक्वेशन, ये जो आपके पास इक्वेशन बनी है वो ये बनी है। इसमें आप इसके वेरिएबल सेपरेट करके इसको आपने इंटीग्रेट कर दिया, और ऑब्वियसली इस सोल्यूशन में z तो होना नहीं था। अगला क्या काम है, अगर आप इसको और इसको पकड़ते हैं, वैसे मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो कोई वेरिएबल कैंसिल नहीं होगा। समझ आ रही है? इसको इसको लेने से कोई फ़ायदा नहीं हमें होगा, इसको इसको लेने से फ़ायदा हो जाएगा, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप नेक्स्ट कंसिडर करते हैं डी एक्स ओवर वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल टू डी जेड ओवर वाई स्क्वायर एक्स। वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा डी एक्स ओवर जेड डी जेड ओवर एक्स। इसके भी अगर आप वेरिएबल सेपरेट करते हैं, एक्स डी एक्स जेड डी जेड, इंटीग्रेशन करते हैं एक्स डी एक्स जेड डी जेड, और ये आ जाता है एक्स स्क्वायर बाई 2 जेड स्क्वायर बाई 2 और c1 ओवर 2। c1 ऑलरेडी आपने यूज़ कर लिया है, c2। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू c2। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, these will construct the solution of the simultaneous total differential equations। समझ आ गई? इसे हम कहते हैं मेथड ऑफ ग्रुपिंग। यानी इस एग्जाम्पल के ज़रिए हमने मेथड ऑफ ग्रुपिंग सीख भी लिया। अब ये भी मुमकिन हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें मेथड ऑफ ग्रुपिंग ना चल सके, कि जी आप कोई भी दो पकड़ रहे हो तो वेरिएबल ही ना कैंसिल हो रहा हो, तो तब तो फिर कुछ और करना पड़ेगा। तब तो जो सेकंड मेथड मैंने आपको बताया मल्टीप्लायर्स वाला, वो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी हुई है वहाँ से अंदाज़ा हो रहा है कि मेथड ऑफ ग्रुपिंग एप्लीकेबल होगा, तो फिर आपने इस तरह करना है। कोई क्वेश्चन पूछना हो पर आप पूछना चाह रहे हैं? वो उसको सेटिस्फाई ये भी करेगा, ये भी करेगा। अब ये यहाँ पुट कहाँ पे करोगे? एक मिनट ठहरो, इस वन में कैसे पुट करोगे बताओ ज़रा। तो इसका मतलब है वन इक्वेशन जो है उसमें से पहले वापस आप जाओगे उस फॉर्म में, ठीक है ना? वो लाजमी, वो तो अंडरस्टूड है ना।
यही तो साइमल्टेनियस सोल्यूशन से मुराद क्या है कि वो दोनों को इंडिविजुअली सेटिस्फाई भी करेगी, लेकिन अब सेटिस्फाई करने के लिए वो लेके तो आओगे तो फिर ही करेगी ना, किस तरह कराओगे। ये तो आया ये वाला एक्स स्क्र माइनस वाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल C1 एक्स स्क्र माइनस जेड स्क्र इक्वल C2। तो हमने सॉल्व तो कर लिया सोल्यूशन, जो मेथड ऑफ ग्रुपिंग था उसके ज़रिए हमने इसको सॉल्व तो कर लिया। तो अगर ये उसको सोल्यूशन है तो ऑब्वियसली इसको सेटिस्फाई करेगा। अब सेटिस्फाई कराना कैसे वो देखो जरा। तो ये तो फिर पहले आपको ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको पहले उस फॉर्म में लेके जाना है। इस फॉर्म में कैसे सेटिस्फाई कर सकती है बताएं, आपके ज़हन में है कोई आइडिया? तो वो उस फॉर्म में जाएगी तब जाके इसको सेटिस्फाई। चलें, टाइम चूँकि पूरा हो गया तो आज इसी जगह पे इसको वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे।